नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई भी दिखाएगी। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और दो मासूम दिलों की। आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान था। गांव के लोग उसे प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। रामू अपनी थोड़ी सी कमाई में बहुत खुश था। उसके मन में कभी भी बड़ा आदमी बनने का लालच नहीं था। रामू के घर के ठीक सामने एक बूढ़ी अम्मा का घर था जिनका अपना कोई नहीं था। जब भी उन्हें कोई काम पड़ता वो रामू से ही मदद मांग लेती थी। रामू भी उन्हें बेसहारा समझकर उनकी मदद कर देता था। पड़ोसी होने के नाते रामू उस बुढ़िया को काकी कहकर बुलाता था। भले ही वो उसकी सगी काकी नहीं थी, फिर भी दोनों में बहुत अपनापन था। काकी को रामू के अलावा अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो रामू को अपने बुढ़ापे का सहारा मानती थी और रामू भी बिना किसी स्वार्थ के उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया करता था। वो अकेला था, इसलिए उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बुढ़िया के मन में एक ही चाहत थी कि रामू की शादी हो जाए, लेकिन चाहने भर से क्या होता है। रामू गरीब था, इसलिए कोई भी अपनी बेटी उसे देने को तैयार नहीं होता था। ऊपर से वो जरूरत से ज्यादा सीधा भी था। अब काकी ने रामू की शादी करवाने की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। वो एक ऐसी औरत को ढूंढने लगी जिससे रामू का ब्याह हो सके, और जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन काकी किसी काम से दूसरे गांव में गई थी। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो रास्ता भटक गई थी और बहुत भोली भटकी लग रही थी। उसे अपने गांव का नाम तक याद नहीं था और न ही उसे यह पता था कि उसकी शादी हुई है या नहीं। हालांकि वो पागल नहीं थी। उसके माथे का सिंदूर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो शादीशुदा थी, पर शायद उसका दिमाग ठीक नहीं था और वो कहीं खो गई थी। काकी ने सोचा, जब इसे अपने पति की कोई फिक्र नहीं है तो ये रामू के साथ भी रह सकती है। बस इसे इतना यकीन दिलाना होगा कि रामू ही इसका पति है। ये सोचकर काकी ने उससे पूछने की कोशिश की तो वो औरत बस रोए जा रही थी। काकी ने प्यार से कहा, बेटी रो मत, मैं तुझे तेरे पति के पास ले चलती हूं। इस तरह बहला फुसलाकर काकी उसे रामू के घर ले आई। काकी ने रामू को समझाया, देख बेटा, ये औरत थोड़ी बेवकूफ है मगर तेरे काम की है, तू इससे शादी कर ले। रामू बोला, काकी ये औरत शादीशुदा लग रही है, धोखे से शादी करना सही नहीं होगा। अगर इसका पति इसे ढूंढता हुआ आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसका घर पता करके इसे वापस भेज दूं। काकी बोली, रामू तू बेकार की बातें मत कर। अरे तुम मर्द लोग औरतों के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं औरत हूं, मुझे सब पता है। ये औरत न तो किसी की पत्नी है और न ही इसका कोई बच्चा है। ये बिल्कुल कुंवारी है। बस एक कमी है कि ये थोड़ी बावली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे शादी के लिए एक औरत चाहिए और ये तेरे लिए एकदम ठीक है। ये तेरे घर का काम भी करेगी और तेरे लिए बच्चे भी पैदा करेगी। रामू ने कहा, काकी मैं अभी इस औरत से शादी नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि इसे ढूंढने कोई आता है या नहीं। जब कोई नहीं आएगा तब मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। काकी ने कहा, ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए एक हफ्ता देख ले। रामू ने एक सप्ताह तक इंतजार किया। जब कोई भी आदमी उस गांव में किसी औरत को ढूंढता हुआ नहीं आया तो काकी के कहने पर रामू ने उस औरत से शादी कर ली। 1 साल के अंदर ही उनके घर एक बेटा हुआ और फिर दूसरे साल दूसरा बेटा। लेकिन वो औरत अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं थी।
दोनों बच्चों का पालन पोषण काकी को ही करना पड़ता था। काकी उस औरत को घर के अंदर छुपाकर रखती थी। वो जानती थी कि यह किसी और की पत्नी है, क्योंकि वो आज भी किसी की राह देखती रहती थी। कभी कभी उदास होकर घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती और किसी के आने का इंतजार करती। धीरे धीरे समय बीता और उस औरत को रामू के साथ रहते हुए 5 साल हो गए। काकी को लगा कि इस औरत से खेतों का काम भी करवाना चाहिए। वो घर में रहती है, इसलिए उदास हो जाती है। यह सोचकर काकी ने उस औरत को रामू के साथ खेतों में भेजना शुरू कर दिया। उधर एक दिन एक आदमी अपने 8 साल के बच्चे के साथ गांव में कुछ ढूंढता हुआ आया। रामू की पत्नी ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उस आदमी को भी कुछ शक हुआ, तो वो रामू के खेत में चला आया। वो औरत उस आदमी को देखकर उससे लिपट गई। कभी वो बच्चे को चूमती तो कभी उस आदमी से लिपट जाती। रामू तो बस खड़ा होकर यह सब देखता रह गया। उस औरत की याददाश्त वापस आ चुकी थी। वो रामू की तरफ देखकर बोली, ये मेरा पति है और ये मेरा बेटा है, मगर तुम कौन हो? मैं भी कितनी पागल हो, अपनी बातें दूसरों से कहने लगती हो। और वो उस आदमी और बच्चे के साथ चली गई। रामू बस देखता ही रह गया। उस औरत को याद भी नहीं था कि उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। रामू उससे कुछ भी नहीं कह पाया। उसे तो पहले ही शक था कि वो औरत शादीशुदा है। उसका दिमाग फिर गया था, इसलिए सब कुछ भूल गई थी और अपने पति बच्चे को देखते ही उसकी याददाश्त लौट आई और वो रामू को भूल गई। रामू ने घर जाकर काकी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर काकी बहुत परेशान हो गई। रामू बोला, काकी, अब मैं क्या करूं? खुद को संभालूं या इन बच्चों को? अपनी पत्नी को भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं है। काकी बोली, तूने उसे जाने क्यों दिया? रामू बोला, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करता? काकी ने कहा, अब तुम उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन पोषण करो। ये बच्चे बड़े होकर तुम्हारा सहारा बनेंगे। रामू बोला, नहीं काकी, बिना पत्नी के आदमी की जिंदगी बेकार होती है। जब तक मैं अकेला था तब ठीक था, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रामू को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन वो घर से निकला और कहीं चला गया, वापस लौटकर नहीं आया। काकी ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी काकी के ऊपर आ गई थी। वो उस दिन के लिए पछता रही थी जब वो उस औरत को घर लेकर आई थी। वो सोचती, न वो उस औरत को घर लाती, न उन्हें यह दिन देखना पड़ता। रामू कितना आज्ञाकारी था। वो तो उसकी मां की तरह सेवा करता था, लेकिन वो औरत उसे बावला बनाकर चली गई। रामू के पास जमीन और घर तो था, लेकिन उस पर काम करने वाला कोई नहीं था। काकी ने दोनों बच्चों को माता पिता की तरह पाला और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। अब वो 12 साल के हो चुके थे। काकी उन्हें अक्सर समझाती, बेटा, अब तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो, मेरे बूढ़े शरीर का कोई भरोसा नहीं। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब बुढ़िया को आराम मिल गया था। दोनों लड़कों ने घर का सारा काम संभाल लिया था। बड़े भाई का नाम विकास और छोटे का नाम दीपक था। सभी लोग उन्हें विकासू और दीपू कहकर बुलाते थे। काकी के दिमाग में अब एक बात आई कि दोनों लड़कों की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन रामू वाली बात सोचकर वो डर जाती कि मैंने एक बार शादी करवाई और अपने बेटे से हाथ धो बैठी। रामू आज तक वापस नहीं आया और न ही उसका कोई पता चला। वो जिंदा है या मर गया, यह भी नहीं पता। इस बात से काकी घबरा गई और उन्होंने विकासू और दीपू के सामने कभी भी शादी की बात नहीं की। विकासू और दीपू दोनों भाई कभी कभी बेवकूफियां भी करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पड़ोस में रहने वाले श्याम का लड़का किशन अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया है, तो उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी अपनी पत्नियों को लेने के लिए ससुराल जाएंगे। जब वो दोनों खेतों से घर वापस आए तो अपनी दादी से कहने लगे, दादी,
कल हम ससुराल जा रहे हैं अपनी अपनी बीवियों को लाने। दादी बोली, क्या बेवकूफों वाली बातें करते हो? तुम दोनों की तो अभी शादी ही नहीं हुई, तो बीवी कहां से आ गई? विकासू बोला, दादी हमें बेवकूफ मत समझो, हमने अपनी आंखों से देखा है। सुबह सुबह किशन अपने ससुराल गया है अपनी पत्नी को लाने के लिए। उसकी भी शादी कहां हुई है? आदमी जब पत्नी लाने ससुराल जाता है तभी तो उसकी शादी होती है। दादी ने कहा, अरे बेवकूफो, किशन का ब्याह हुए तो 10 साल हो गए। अब जाकर उसकी पत्नी समझदार हुई है, इसलिए वो उसे लेने गया है। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम भी पत्नी लेने चले जाना। विकासू बोला, दादी हमें बहलाने की कोशिश मत करो। तुम नहीं चाहती हो कि हम ससुराल जाएं और अपनी पत्नी को लेकर आए। दादी ने कहा, अरे तुम दोनों बावले हो गए हो, चुपचाप जाकर अपना काम करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, तब तुम अपने ससुराल जाना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। भला मुझे क्या पड़ी है इस बुढ़ापे में तुम दोनों का खाना बनाने की। दोनों भाई चले तो गए, पर उन्हें लगा कि उनकी दादी उनके साथ कुछ धोखा कर रही है। वो सोचने लगे, हमारा ब्याह कहीं ना कहीं तो हुआ है, मगर दादी बता नहीं रही। शायद उसे बहू से खतरा है। वो अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती है। अगर घर पर बहू आ गई तो दादी को उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। अब दोनों भाइयों का मन काम में नहीं लग रहा था। वो खेत में बैठकर अपने पड़ोस के लड़के किशन के आने का इंतजार करने लगे। तभी गांव का एक आदमी आया जिसका नाम माधोलाल था। वो चुगली करने में बहुत माहिर था। उसने देखा कि दोनों भाई उदास बैठे हैं, तो माधोलाल उनके पास गया और कहने लगा, क्या बात है भाई, बहुत उदास हो? दोनों कहने लगे, काका दादी हमें ससुराल नहीं जाने दे रही है। माधोलाल को चुगली करने का अच्छा मौका मिल गया था। वो तो पहले से ही जानता था कि दोनों भाई बेवकूफ है। उसने बात बनाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी दादी तुम्हारी अपनी दादी नहीं है। अगर अपनी होती तो उसे अपने नातियों की चिंता होती, अपनी बहुओं की चिंता होती, मगर वो तो तुम दोनों को नौकर बनाकर काम लेती है। दोनों भाई माधोलाल की बातों में फंस गए। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी का पता लगाकर ही रहेंगे, लेकिन पहले दादी से बात की जाए कि वो उनसे ससुराल के बारे में क्यों छुपा रही है। वो दोनों घर गए और दादी से बोले, दादी हमें पता चल चुका है कि तुम हमारी अपनी दादी नहीं हो, तुम तो हमारी मेहनत पर राज करती हो। दादी बोली, किसने तुम्हारे कान भर दिए? उस बताने वाले ने यह नहीं बताया कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। विकासू बोला, तो तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमें बता दो कि हमारी शादी कहां पर हुई है और हमारी पत्नियां कहां हैं। बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफों, जब तुम दोनों की शादी हुई ही नहीं तो मैं तुम्हें किसके घर भेज दूं? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अकेले ही रह लूंगी। बुढ़िया का घर पास में ही था। उसकी झोपड़ी अभी तक सलामत थी। वो तो दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए रामू के घर में आकर बस गई थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो वापस अपनी झोपड़ी में चली गई। वो सोच रही थी कि उसने दोनों बच्चों को पालने के लिए बेकार में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तक तो उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए था। विकासू खुश हुआ कि चलो बला टली। बुद्धू बोला, लेकिन भैया वो हमारे ससुराल के बारे में तो हमें कुछ बताकर ही नहीं गई। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राज हमसे छुपा रही है। विकासू ने कहा, अब हम उस बुढ़िया के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ करना है वो हमें खुद से ही करना होगा। दोनों भाइयों के पास एक गाय थी। उन्होंने गाय को बेच दिया और सोचा कि अब हम किसी शहर में जाकर काम करेंगे और वहीं बस जाएंगे। अपना ब्याह हम वहीं कर लेंगे। दोनों भाई दूसरे शहर की तरफ निकल पड़े। उनके पास वो पैसे थे जो उन्हें गाय बेचकर मिले थे, इसलिए उन्हें रास्ते में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई। 2 दिन तक चलते रहे पर उन्हें कोई शहर दिखाई नहीं दिया।
उन्हें खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वो कभी आगे बढ़ते तो कभी पीछे चलने लगते। वो पहली बार घर से निकले थे, इसलिए किसी से पूछने में शर्माते थे। चलते चलते एक गांव में रात हो गई। उन्होंने रात में रुकने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। उन्होंने एक औरत से पूछा, क्या इस गांव में रुकने लायक कोई जगह है? तो औरत ने बताया, गांव में रुकने के लिए तो कोई जगह नहीं है। हाँ, गांव से बाहर एक मंदिर है जहां अक्सर मुसाफिर रुकते हैं, मगर वहां चौकन्ना होकर रहना होगा, वरना चोर लुटेरे भी वहां आते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। आधी रात को वो मुसाफिरों का सामान लेकर भाग जाते हैं। तुम दोनों भोले भाले लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती सामान हो तो एक आदमी सो जाए और दूसरा उसकी रखवाली करे। दोनों भाई बोले, अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया, अब हम वहां पर चौकन्ने रहेंगे। दोनों भाई गांव के बाहर बने उस मंदिर में पहुंचे। मंदिर का दरवाजा बंद था, पर बरामदा खुला था। दो आदमी वहां पहले से सोए हुए थे। दोनों भाई वहां जाकर बैठ गए। विकासू बोला, भाई तुम अभी जाकर सामान की रखवाली करो, मैं सो जाता हूं। दीपक बोला, भैया तुम बहुत चालाक हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलते चलते थक गया हूं। छोटा भाई होने के नाते पहले मैं आराम करूंगा और तुम जाकर पहरा दो, क्योंकि इस मंदिर में चोर बदमाश भी ठहरते हैं। उनकी बात सुनकर वहीं मौजूद एक आदमी कहने लगा, अरे भाई, वो औरत क्या तुम दोनों को भी मिली थी? उसने हम दोनों से भी यही कहा था कि मंदिर में चौकन्ने होकर सोना। वैसे भी चोर बदमाश आधी रात को ही आते हैं। विकासू बोला, अरे नहीं, हम सो नहीं सकते। हम में से एक सोएगा और दूसरा जागेगा। तब वो दोनों राहगीर कहने लगे, भाई इस तरह तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम 4 लोग हैं यहाँ, अभी हम 2 आदमी सो जाते हैं। तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान है। दोनों राहगीरों के पास बड़े बड़े थैले थे। वो बोले, हमारा सामान ज्यादा है, हम पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों अभी हमारे सामान की रखवाली करो। आधी रात के बाद हम तुम्हारे सामान की रखवाली करेंगे। सुबह हम सब एक साथ निकल जाएंगे। दूसरे आदमी ने कहा, तुम मुझे ही देख लो, मैं कोई बाजा बारात लेकर ससुराल नहीं गया था। मेरा ब्याह तो चलते चलते रास्ते में ही हो गया था। हमारे साथ एक मुसाफिर ठहरा था, जिसके पास सोने चांदी से भरा एक थैला था। मैंने रात भर जाग कर उसकी रखवाली की थी। सुबह जब वो जागा तो मुझसे बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया। अब मजे से जिंदगी कट रही है। दोनों राहगीरों ने विकासू और दीपू से कहा, अब तुम भी अपनी कोई कहानी बताओ। वो बोले, हम तो पहली बार घर से निकले हैं, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। राहगीर ने कहा, तब तो तुम्हें चोर बदमाशों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम दोनों पहले पहरेदारी करो और आधी रात के बाद हम करेंगे। इसके बाद वो दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जागकर पहरा देते रहे। आधी रात को दोनों भाइयों ने उन दोनों राहगीरों को जगा दिया। फिर राहगीर बोले, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। भगवान ने चाहा तो सुबह हम सब एक साथ चलेंगे और तुम दोनों के लिए दुल्हन लेकर ही लौटेंगे। दोनों भाई लेटते ही गहरी नींद में सो गए। वो सपने में अपनी शादी देखने लगे। सुबह होने पर विकासू ने देखा कि उनका थैला वहां नहीं था, मगर उन दोनों राहगीरों के बड़े बड़े थैले वहां पड़े थे। उसने दीपक को जगाया, देखो वो दोनों कितने बेवकूफ थे, अपने बड़े बड़े थैले यहीं छोड़ गए और हमारा छोटा सा थैला लेकर चले गए। दोनों भाई उन राहगीरों की मूर्खता पर हंसने लगे। तभी वहां पुजारी आए और बोले, ज्यादा खुश मत हो, पहले उनके थैलों को खोलकर देखो कि उनमें कोई काम की चीज है भी या नहीं। विकासू ने जब थैले खोले तो उसका सिर घूम गया। उनके थैलों में तो बस कूड़ा कचरा भरा हुआ था, जबकि उनके खुद के थैले में पैसे और खाने पीने का सामान था। दोनों भाई बुरी तरह से लूट चुके थे। वो दोनों राहगीर बातें बनाकर उन्हें बेवकूफ बनाकर चले गए थे।
पुजारी ने दोनों के लिए खाने का इंतजाम किया। अब दोनों भाई आगे चल दिए। जब उन्हें फिर से खाने की दिक्कत हुई तो दीपक ने कहा, भैया, हमें किसी गांव में काम धंधा ढूंढना चाहिए। शाम को वो एक गांव में पहुंचे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और वो एक कुएं पर पहुंचे जहां 5 लड़कियां पानी भर रही थी। 2 लड़कियां आपस में बात करने में इतनी मशगूल थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। एक ने कहा, बहन, मेरे ब्याह को 5 साल हो गए हैं। अब तक मेरे पति मुझे लेने नहीं आए। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। दूसरी सहेली बोली, मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। मेरे ब्याह को भी 8 साल हो गए हैं। मेरे पिता उनके गांव गए पर वहां ताला लगा था। मेरा जीवन भी बेकार हो गया है। उधर दोनों लड़कों ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। विकासू ने दीपक को खींचा और कहा, एक लड़की के पीछे तू जा और दूसरी के पीछे मैं जाता हूं। हमें बस इनका घर देखना है, घर जाना नहीं है। वापस यही कुएं पर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां वहां से चली गईं। विकासू एक लड़की के पीछे उसका घर देखने चला गया और दीपक दूसरी के पीछे, और फिर दोनों भाइयों ने लड़कियों के घर देख लिए। दोनों लड़कियां बहुत गरीब घर की थी। वापस कुएं पर आकर दीपक ने पूछा, भैया, इन लड़कियों के घर देखने से हमें क्या फायदा होगा? विकासू बोला, अभी तो कुछ फायदा नहीं होगा, मगर कभी न कभी तो होगा। चलो अब हम काम ढूंढने शहर में चलते हैं। अगले गांव में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। दोनों भाई एक किसान के घर ठहरे। जब किसान को पता चला कि दोनों काम की तलाश में है तो उसने सोचा कि अभी खेती का समय है, इन्हें काम पर लगा लेता हूं। सुबह किसान ने कहा, शहर में काम अनुभवी लोगों को ही मिलता है। तुम दोनों 1 महीना यही काम करो, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे होंगे तो चले जाना। दोनों मान गए, पर उन्होंने कहा कि हमें रोज मजदूरी मिलनी चाहिए। किसान बोला, अरे तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? रोज पैसे लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें सुबह शाम का खाना तो दूंगा ही। अगर पैसे कहीं गिर गए या कोई चुरा ले गया तो क्या होगा? महीने के अंत में एक साथ पैसे ले लेना। विकासू बोला, नहीं, तब तो हम यहां काम नहीं करेंगे। किसान की पत्नी ने देखा कि बात बिगड़ रही है तो वो बीच में बोल पड़ी, तुम दोनों को रोज पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम उन पैसों को मेरे पास जमा करवा दिया करना। जब यहां से जाना हो तो ले जाना। दोनों भाई बोले, हाँ, ये बात ठीक रहेगी। हमें आप पर भरोसा है, मगर इस आदमी पर बिल्कुल नहीं है। किसान की पत्नी ने कहा, अब तुम जाकर अपने मालिक के साथ काम करो। शाम को ये तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम वो पैसे मेरे पास जमा करवा देना। दोनों भाई किसान के साथ खेतों में काम करने चले गए। शाम को किसान ने दोनों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और दोनों भाइयों ने अपने अपने सिक्के किसान की पत्नी को जमा करवा दिए। असलियत में किसान के पास बस 2 ही चांदी के सिक्के थे। वो रोज सुबह पत्नी से वो सिक्के वापस लेता और शाम को दोनों भाइयों को दे देता। दोनों भाई खुश थे कि उन्हें रोज मजदूरी मिल रही है। 1 महीना पूरा होने को था। आज आखिरी दिन था। अगली सुबह दोनों को किसान की पत्नी से अपने पैसे लेकर शहर की तरफ जाना था। रात को किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तो विकासू की नींद खुल गई। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पत्नी बोली, कल सुबह ये दोनों अपना हिसाब मांगेंगे, जबकि आपको पता है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। बस वो 2 ही चांदी के सिक्के थे जिनसे हम इन्हें बेवकूफ बना रहे थे। कल जब वो मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? किसान बोला, अरे भाग्यवान, तुम भी बड़ी मूर्ख हो। मैंने एक उपाय सोच लिया है। कल तुम रात को चोर चोर कहकर चिल्लाना। उन्हें लगेगा कि हमारे घर में चोर घुस आया है और फिर हम कहेंगे कि चोर हमारा थैला पैसों के साथ लेकर भाग गए। उन लोगों के पैसे भी चोरी हो गए। हम क्या कर सकते हैं? उनकी बातें सुनकर विकासू ने अपने भाई को जगाया। हमारी 1 महीने की मेहनत हड़पने की बात चल रही है। अब की बार हम लुट नहीं सकते।
दोनों भाइयों ने दबे पांव किसान के बैलों को खोला और उन्हें लेकर भाग गए। सुबह जब किसान अपनी पशुशाला में आया तो देखा कि दोनों बैल वहां नहीं थे। वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि दोनों भाई उनके बैलों को ले जा चुके हैं। उधर विकासू और दीपू उस गांव से बहुत दूर निकल चुके थे। सुबह के समय उन्हें रास्ते में एक किसान मिला जिसका एक बैल बूढ़ा हो चुका था और दूसरा मर चुका था। उसने दोनों भाइयों से वो बैल खरीद लिए और बदले में उन्हें 100 चांदी के सिक्के मिले। इसके बाद विकासू अपने भाई को समझाते हुए कहने लगा, तुम जिस लड़की का घर देखकर आए थे उसके घर चले जाना। मैं जिस लड़की का घर देखकर आया था मैं उसके घर चला जाऊंगा और हम उन्हें अपनी अपनी पत्नी बताकर ले आएंगे। इसके बाद दोनों भाई बाजार गए और कुछ कपड़े और मिठाइयां खरीदी। फिर वे दोनों उन लड़कियों के घर चले गए। विकासू जब उस लड़की के घर गया और उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, मिठाई दी और कपड़े दिए तो कहने लगा, आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं। सास बोली, बेटा तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो किसे पहचानेंगे? तुम हमारी बेटी के पति हो, मगर इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? वो बोला, मैं काम के सिलसिले में परदेश गया हुआ था, अभी अभी मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं। सास बोली, बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। विकासू बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। उसकी होने वाली पत्नी ने भी जब उसे देखा तो सोचा कि जरूर यह कोई अमीर आदमी लगता है, इसके साथ जाना ही ठीक रहेगा। दूसरे भाई दीपक के साथ भी यही हुआ और वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को विदा कराकर घर को चल दिए। रास्ते में वो दोनों मिल गए और साथ साथ चलने लगे। विकासू अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा वो वाला पति नहीं हूं जो तुमसे ब्याह करके तुम्हें भूल गया है। तब उस औरत ने कहा, हम दोनों को पता है कि तुम हमारे वो वाले पति नहीं हो। तुम दोनों तो वो हो जो हमारी बातें कुएं के पास खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। तुम दोनों हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आए थे और फिर वापस लौट गए थे। तभी हम दोनों ने जान लिया था कि हमारे पहले वाले पति आए या न आए, लेकिन तुम दोनों जरूर आओगे। अब तो आप ही हमारे पति हो। हम दोनों अपनी मर्जी से आप दोनों के साथ आई है। दोनों भाई जब अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उन्हें अपनी पत्नियों के साथ देखकर बूढ़ी दादी बहुत खुश हुई। वो आगे बढ़ी मगर उदास होकर वापस लौट गईं। यह देखकर विकासू की पत्नी कुछ समझ गई और कहने लगी, हम आपके घर में तब तक नहीं जा सकती जब तक आपकी माँ या आपकी दादी हमें घर में प्रवेश न करवाए। विकासू समझ गया कि उसकी पत्नी बहुत चतुर है। इसके बाद वो दादी के पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, दादी मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे बुरे शब्द कहे, मगर उस वक्त हम दोनों भाई बेवकूफ थे। लेकिन अब हमें सब समझ में आ चुका है कि आप ही हमारी असली माँ हो। बुढ़िया बेचारी ममता की भूखी थी। वह तुरंत उनके साथ चली आई। अपनी दोनों बहुओं को देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने बड़े ही प्यार से दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। अब बुढ़िया के दोनों बेवकूफ बेटे अपनी पत्नियों को लेकर आ गए थे और फिर पूरा परिवार एक सुखमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपनी समझदारी और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा रिश्ता धोखे से नहीं बल्कि भरोसे और ईमानदारी से बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक गांव में मोती नाम का एक नाई रहता था। वो अपने आप को पूरे गांव का सबसे तेज और होशियार आदमी समझता था। एक दिन मोती सरपंच के बाल काट रहा था
और सरपंच को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। गांव के सरपंच ने कहा, क्या बात है मोती नाई, आज तेरा ध्यान बाल काटने पर कम और मुझे देखने पर ज्यादा है। तब मोती बोला, सरपंच जी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, मुझे सिर्फ मोती कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करो। तब सरपंच ने कहा, क्यों, अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है क्या? मोती ने कहा, ऐसी बात नहीं है सरपंच जी। तब सरपंच जी ने कहा, अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहां तक कि तेरे दादा को भी मैं जानता हूं, वो भी एक नाई थे। तू एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझमें कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म? मोती अब बोला, अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता। सरपंच जी ने कहा, मोती कैसी परेशानी? तब मोती ने कहा, सरपंच जी, मेरी उम्र 38 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। तब सरपंच जी ने कहा, मुझे पता है तुझे ना सुंदर लड़की चाहिए, जबकि तूने मोती कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से देखना। अब मोती ने कहा, शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूं सरपंच जी। तब सरपंच ने कहा, अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी तो नहीं है मोती तो। अब सीधे सीधे बता, मुझे इतनी गौर से तू क्यों देख रहा था, क्या कहना चाहता है? तब मोती ने कहा, सरपंच जी, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं? तब सरपंच ने कहा, अरे मोती, जब अपनी आंखें चढ़ा चढ़ाकर तू मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तू मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता कि क्या कहना चाहता है तू? सरपंच की बात सुनकर मोती हिम्मत करके सरपंच जी से बोला कि सरपंच जी, वो बात ये थी कि। सरपंच जी बोले, अब बताना, ये हकलाता रहेगा। तब मोती बोला, सरपंच जी, मैं कैसे बोलूं? सरपंच जी ने कहा, अरे अपने मुंह से बोल। मोती बोला, हाँ हाँ, मुंह से ही बोलूंगा। फिर मोती बोला, सरपंच जी, आपकी बेटी रानी की भी तो अभी तक शादी नहीं हुई है ना? वो भी तो कम से कम 36 बरस के आसपास की है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। मोती की बात सुनकर सरपंच गुस्से में आग बबूला होकर खड़ा हो गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मोती के गाल पर जड़ दिया और बोला, नाई, तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है? तेरे बाप मेरे पिताजी का खास नाई था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है मैंने। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत भी करता ना, तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? मोती बोला, सरपंच जी, मैंने ऐसा कौन सी गलत बात कह दी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला था। सरपंच ने कहा, अरे ओ बेवकूफ नाई, तू एक नाई है तू, समझ ले अच्छी तरह। तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता। और चल, एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, पर क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? किसी पुराने पेड़ का घटिया सड़ा हुआ खजूर दिखता है तो? इतना कहकर सरपंच जी गुस्से में बाहर चले गए। सरपंच जी की बात सुनकर मोती, जो बहुत परेशान था, उन्हें सरपंच जी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मोती बोला, थू है तुझ पर। अरे अगर मैं नाई हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? क्या मेरे कोई सपने नहीं है? ये गांव का सरपंच अपने आप को समझता क्या है? नहीं रहना मुझे अब इस गांव में और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं सरपंच की बेटी से शादी करूंगा और अब इस गांव में तभी कुछ बनकर ही लौटूंगा और इसकी बेटी से शादी करके दिखाऊंगा। अगले दिन मोती ने अपनी नाई की दुकान बंद कर दी और नए धंधे की तलाश में
वह दूसरे गांव की तरफ चल दिया। अब मोती जंगल के रास्ते में ही था, तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। साधु ने कहा, आगे मत जाना बेटा, आगे एक शेर बैठा हुआ है। मोती ने कहा, साधु बाबा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शेर घने जंगलों में होते हैं। साधु ने कहा कि मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं बेटा, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठ जा। अब मोती उस साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में एक शेर दहाड़ता हुआ आकर उन दोनों को घूरने लगा। मोती बोला, महाराज, ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा, आपने तो मुझे मरवा ही दिया। साधु ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, जब तक मैं तेरे साथ हूं शेर तेरा कुछ नहीं करेगा, ये कुछ देर में वापस चला जाएगा। शेर कुछ देर बाद जंगल की तरफ चला गया। मोती बोला, महात्मा जी, आप तो वाकई बहुत ही पहुंचे हुए हैं। साधु भी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूं बेटा कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तू दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव वापस आए। तब मोती ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं महात्मा जी, महाराज मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, क्या चाहते हो बच्चा? तब मोती नाई बोला कि महाराज महात्मा जी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह सरपंच की बेटी से हो जाए, लेकिन मेरे काम को देखते हुए सरपंच जी अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि वे सब मुझे वहां पर नाई नाई कहकर पुकारते हैं। इसी वजह से मैं 38 वर्ष की उम्र में भी कुंवारा हूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्ति से धन दौलत तो नहीं दे सकता। तब मोती ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तब उस महात्मा ने कहा कि मैं तुझे एक शक्ति दे सकता हूं मोती। मोती ने कहा, कैसी शक्ति महाराज? तब साधु ने कहा, तू जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ देर तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का कुछ देर बाद भविष्य देख लेगा। अब जो मोती नाई ने कहा, दूसरों के भविष्य को देखने से मुझे क्या फायदा मिलेगा महाराज? तब साधु ने कहा, खुद को बहुत चतुर समझते हो ना तुम तो, अपनी चतुराई से इस शक्ति का फायदा उठा लेना, मगर याद रखना, अगर तू मेरी दी हुई शक्ति का फायदा अपनी चतुराई से उठाने में कामयाब हो जाता है तो ये कभी मत भूलना कि तेरा अतीत क्या था। नाई ने कहा, क्या मतलब महाराज? तब वह साधु महात्मा बोले, मतलब यही कि तू एक नाई था, और हां, मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग तू सिर्फ अपने जीवन में 2 बार कर सकता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अब मोती दूसरे गांव में चला गया। वह सुबह से लेकर शाम तक गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नजर गांव में बनी हुई एक कोठी पर पड़ी। वो कोठी उस गांव के चौधरी की थी। चौधरी अपनी कोठी के बाहर एक शहरी व्यक्ति से अपनी एक जमीन का सौदा कर रहा था। मोती उस चौधरी को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद गौर से देखने के बाद जो मोती की आंखों में चमक आ गई, वह दौड़ता हुआ चौधरी के पास चला गया और मोती ने जाकर चौधरी से कहा, चौधरी साहब, इस सौदे को रोक दीजिए, ये सौदा आपके लिए सही नहीं है। चौधरी ने कहा, तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम जानते भी हो ये सौदा करोड़ों का है। तब मोती बोला, मेरा नाम मोती है। मैं कुछ दिन पहले विदेश से भारत आया हूं, मगर बस में किसी ने मेरा पासपोर्ट और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। तब से मैं ऐसे ही उस चोर को पकड़ने के लिए भटक रहा हूं। देखिए, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हूं। मेरी नजर ये बता रही है कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये धोखेबाज है। मोती की बात सुनकर चौधरी जी की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। चौधरी जी ने कहा, तू तो ये कहना चाहता है कि तू विदेश से पढ़कर आया है तो तू ज्यादा चालाक है, और मैं गांव का चौधरी हूं तो मुझ में कोई अक्ल नहीं है। तभी चौधरी साहब की पत्नी अपने पति से बोली,
अरे, एक बार फोन करके पता करने में क्या हर्ज हो सकता है कि इसका अंदाजा सही हो। सोचिए, अगर इसकी बात कुछ प्रतिशत भी सही निकली तो आप तो सड़क पर आ जाएंगे ना। अब चौधरी साहब अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। वह तुरंत ही फोन लगाकर किसी से बात करने लगे। अचानक चौधरी साहब के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा था और जो व्यक्ति चौधरी के सामने बैठा हुआ था वह वहां से भागने लगा। चौधरी साहब ने कहा, पकड़ो इसे, ये फ्रॉड है। मोती ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया और चौधरी साहब ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चौधरी साहब नहीं जानते थे कि मोती ने उसका भविष्य देख लिया था कि भागने वाला व्यक्ति भविष्य में चौधरी साहब के साथ धोखा करने वाला था। चौधरी साहब ने मोती से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपकी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। वैसे आप कहां ठहरे हो? मोती ने कहा, बस ऐसे ही घूम फिर रहा हूं। चौधरी ने कहा, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे व्यापारी की खास जरूरत है। अब मोती उस दिन से चौधरी के घर पर ही रहने लगा। चौधरी की बेटी का नाम रीता था। अब जो मोती रीता को पसंद करने लगा था। एक दिन चौधरी अपनी बेटी के साथ कार से शहर जा रहा था। तभी मोती बोला, कहां जा रहे हो आप? अब चौधरी ने कहा, मोती, अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था, मुझे शहर में कुछ काम है, इसी बहाने रीता को कुछ शॉपिंग भी करा दूंगा। मोती ने कहा कि चौधरी साहब, आज मत जाओ, कल चले जाना, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चौधरी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो मोती तुम? मेरा शहर जाना आज बहुत जरूरी है। मोती ने कहा, अपने उस जरूरी काम को कल निपटा लीजिएगा चौधरी साहब। मोती ने कहा कि कल कर लेना काम, आज मत जाओ। तब चौधरी साहब कहने लगे, मोती, तुम व्यापारी हो, अच्छे व्यापार करना जानते हो, लेकिन अब तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम भविष्य देख सकते हो और तुम्हें पहले से ही आभास हो गया हो। क्या आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला है? चौधरी की बात सुनकर मोती बुरी तरह से घबरा गया। सच तो यही था कि मोती ने चौधरी का भविष्य देख लिया था। वह जानता था कुछ देर बाद चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। चौधरी की पत्नी चौधरी से बोली, आप इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अपने जरूरी काम को कल कर लेना। चौधरी बोला, नहीं चौधराइन, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। चौधराइन ने कहा, ठीक है, अगर आपको मोती की बात नहीं माननी है तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं रीता को आज आपके साथ नहीं जाने दूंगी। अब चौधरी बोला, अपनी पत्नी से तो, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। और चौधरी वहां से चला गया। मगर कुछ ही देर बाद चौधरी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। रीता और उसकी मां इस दुनिया में अब अकेली पड़ गई थी। इतने बड़े कारोबार को संभालने वाला अब कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद चौधराइन और मोती से बोली, मोती, मेरे पति के जाने के बाद अब इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार रीता के पति के हवाले कर देंगे और हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, लेकिन वह यह दिन देख नहीं सके। मैं चाहती हूं मेरी बेटी का विवाह तुमसे हो जाए। क्या मोती, तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? चौधराइन की बात सुनकर मोती के मन में लड्डू फूटने लगे। मोती यही तो चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन रीता और मोती का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। अब मोती रातों रात करोड़पति बन चुका था, लेकिन गांव वालों से मिले मान सम्मान की वजह से वह खुद को राजा समझने लगा था। एक दिन रात के समय मोती अपनी पत्नी से बोला, देखो रीता, तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। रीता ने कहा, मैं तो आपकी सेवा ही करती हूं। देखो, मैंने एक बार, मोती कहने लगा, तुम्हारे पापा को बर्बाद होने से बचाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह उसी दिन सड़क पर आ जाते। रीता बोली,
अच्छा, तो अब वह कहने लगा, मोती, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, तुम मेरे पैरों को दबा दो। मोती की बात सुनकर उसकी पत्नी रीता उसके पैर दबाने लगी। मोती लगातार कई घंटों तक अपनी पत्नी से पैर दबाता रहा। उसकी पत्नी थकान से जैसे ही उसकी आंख झपकी, मोती तुरंत बोला, रीता, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। इसके बाद तुम्हें मेरा सर भी दबाना है। उस दिन के बाद मोती अपनी पत्नी से रोज रात भर पैर दबवाता। रीता परेशान होकर अपनी मां से बोली, मां, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रात भर ये मुझसे कभी पैर कभी सर दबवाते हैं, मैं सो भी नहीं पाती हूं। चौधराइन बोली, बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं जो सबकी मुसीबतें पल भर में दूर कर रहे हैं। कल मैं तुझे चुपके से उन्हीं साधु महात्मा के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन रीता अपनी मां के साथ उन्हीं साधु महात्मा के पास पहुंच गई। साधु ने कहा, क्या हुआ बेटी? रीता ने कहा, महात्मा जी, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। साधु महात्मा ने कहा, तुम्हारा पति क्या करता है? रीता ने सारी बात साधु महात्मा को बता दी। रीता की बात सुनकर साधु महात्मा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए जो रीता से बोले कि जाओ बेटी, कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज देना। रीता बोली, क्या वह सुधर जाएंगे महात्मा जी? साधु ने कहा, हाँ, मैं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वह तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। रीता और उसकी मां खुश हो गईं। अगले दिन रीता अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुंचे हुए महाराज आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? मोती बोला, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचा हुआ साधु महाराज आया है। अरे, गांव वाले तो पागल हो गए हैं और मैं पागल नहीं हूं। रीता ने कहा, ऐसा नहीं कहते हैं जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिल आते हो? मोती ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रीता, उस महाराज को उल्टा मेरे से मिलने आना चाहिए भला। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। रीता मुंह लटकाकर फिर से साधु महाराज के पास चली गई और बोली, बाबा, वह तो आने को तैयार नहीं है। वह तो उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। रीता की बात सुनकर साधु महात्मा फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि किसी बहाने से बेटी अपनी मां के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहां पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही इलाज कर दूंगा। दोपहर के वक्त मोती बोला, रीता, कहां हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, क्योंकि अगले दिन रीता अपनी मां के साथ महात्मा जी के पास चली गई थी। अब मोती बोला, यह दरवाजा भी अब मुझे ही खुद से खोलना पड़ेगा। बताओ, कैसे दिन आ गए हैं, अब दरवाजा खोलने के लिए भी मैं स्वयं ही जाऊं। इतना बोलकर मोती ने दरवाजा खोला और मगर सामने का नजारा देखकर वह बुरी तरह से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का सरपंच खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। मोती ने कहा, सरपंच जी, आप यहां कैसे? सरपंच जी ने कहा, अच्छा, तू तो नाईगिरी छोड़कर यहां चौधरी बना बैठा है। अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तूने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू तो एक नाई है, तो कभी सोचा है तूने मोती, ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ जो 400 बीसी करने के जुल्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नजरों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी मोती? मोती बोला, सरपंच जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला ये कैसी और क्यों किसी को बताएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? सरपंच ने कहा, तेरी पत्नी रीता मेरी दूर की रिश्तेदार है। मोती ने कहा, क्या? सरपंच जी ने कहा, और सुन नाई, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वह बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थी।
मुझसे अब उसका दुख देखा नहीं गया। मोती बोला, सरपंच साहब, आपने ये क्या कर दिया? वह गांव में अब सबको बता देगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सरपंच ने कहा, नहीं नहीं मोती, मैंने उसे मना कर दिया है कि ये राज वह अभी किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। मोती ने पूछा, कैसी शर्त? सरपंच ने कहा, यही कि मोती, आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहां तक कि तू उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, न कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। अब मोती ने कहा कि सरपंच जी, मुझे सब मंजूर है। सरपंच बोला, तो ठीक है। इतना बोल सरपंच वहां से चला गया, मगर बाहर आते ही सरपंच साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा रीता के पास जाकर बोला, जाओ बिटिया, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया है। अब रीता खुश होती हुई अपनी मां के साथ वहां से अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा कि मोती डरा हुआ सा, जो अपनी पत्नी रीता की ओर देख रहा था। मोती बोला, अरे तुम आ गई, तुम थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूं। जो रीता यह देखकर बड़ी हैरान थी। उस दिन के बाद अब तो मोती नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। अब वह रीता से और उसकी मां से, जो मोती के जो कुछ भी नहीं कहता था, उनके साथ अब वह जो कहती, उनकी हर बात मानता था। अब तो वह अपनी पत्नी का बहुत ही आदर सम्मान करने लगा था, अपनी पत्नी के सारे काम करता। इस तरह से मोती अपनी पत्नी और सास के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केकीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर में महेश नाम का एक माली रहता था। वह राजा के शाही बगीचे में काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत गरीब थी। एक दिन की बात है, जब वह सुबह सवेरे राजा के बगीचे की तरफ जा रहा था तो अचानक एक चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बच गई। महेश ने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तब चिड़िया बोली, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं बहुत बीमार हूं इसलिए उड़ नहीं सकती। अगर तुम मुझे मेरे घोंसले तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और फिर महेश ने चिड़िया को उठाकर उसके घोंसले में रख दिया। महेश ने पूछा, चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो फिर भोजन करने के लिए कैसे जाओगी, क्योंकि तुम उड़ तो सकती नहीं? चिड़िया ने कहा, हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का इंतजाम कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल खाती हूं। महेश बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बगीचे में काम करता हूं, वहां पर सैकड़ों तरह के फूल लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। वापस आते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल लेता आऊंगा। इसके बाद महेश राजा के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने सारा दिन बगीचे में काम किया और फिर घर वापस लौटते समय उसने कुछ फूल तोड़कर अपनी जेब में रख लिए। तभी बगीचे का प्रमुख माली, जिसका नाम चंद्रपाल था, उसने महेश को देख लिया और बोला, अरे महेश, यह फूल तुम चोरी करके कहां पर ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों की चोरी करने के लिए क्या सजा मिलती है? महेश बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया था। दरअसल ये फूल। तभी चंद्रपाल गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले कर देता हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिए। चंद्रपाल बोला, ठीक है,
मैं तुम्हारी इस चोरी को छुपा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे इन फूलों की कीमत एक चांदी का सिक्का देना होगा। प्रमुख माली चंद्रपाल की यह बात सुनकर महेश ने तुरंत एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे दे दिया। चंद्रपाल बोला, एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात का जिक्र तुम किसी के सामने नहीं करोगे, और जब जब तुम फूल लोगे मुझे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, ठीक है ना? महेश बोला, ठीक है हुजूर। और इसके बाद महेश फूल लेकर सीधा चिड़िया के पास पहुंच गया और बोला, यह लो चिड़िया रानी, तुम्हारा आहार। उस दिन से महेश रोज बाग से फूल तोड़ता, उसकी कीमत प्रमुख माली को चुकाता और फिर वह फूल चिड़िया रानी तक पहुंचा देता। एक दिन चिड़िया ने कहा, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों करते हो महेश? महेश बोला, ऐसी बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम के समय महेश फूल लेकर चिड़िया रानी के पास पहुंचा। महेश को उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है महेश, आज तुम उदास लग रहे हो? महेश बोला, चिड़िया रानी, मुझे बहुत दुख है कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल लेकर ना आ सकूं। अरे महेश, मेरे लिए फूल लेकर आने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं और कल तक तो मैं अपने आप खाने का इंतजाम कर लिया करूंगी। लेकिन तुम किस वजह से उदास हो? चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत बाग के प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये कहकर महेश ने चिड़िया रानी को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद चिड़िया की आंखें डबडबा आई। वह बोली, महेश, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम्हें इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना मैं यह हरगिज नहीं होने देती। महेश बोला, तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, बल्कि मुझे तो इस बात की चिंता थी कि कल मैं फूल कहां से लेकर आऊंगा। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूं। चिड़िया ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन रोज मुझसे मिलने के लिए आते रहना, भूलना मत। उस दिन से महेश चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता था, लेकिन वापस लौटते समय रोज उससे मिलकर जाता था। एक दिन जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। महेश को वहां से जाते देखकर चिड़िया ने उसे आवाज लगाई, महेश, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। अरे चिड़िया रानी, आज तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बोलो कैसे हाल चाल है तुम्हारे? चिड़िया ने कहा, महेश, तुमने बीमारी के समय जो मुझ पर उपकार किया है, मैं उसकी कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देगा। यह कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और महेश की हथेली पर रख दिया। कहने लगी, सुनो, ये कोई साधारण पौधे का बीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा बीज है जिससे ऐसा पेड़ बनेगा जिसका फूल सूंघने वाला हमेशा स्वस्थ और जवान बना रहेगा। इस बीज से जो पेड़ होगा उसके फूल बहुत ही कीमती होंगे और तुम उन फूलों को बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इस पेड़ का, यह पेड़ 1 महीने में ही इतना बड़ा हो जाएगा और इसके फूल सूरज के छिपने के बाद रोज रात के समय ही निकला करेंगे और दिन के समय गायब हो जाया करेंगे। इसीलिए तुम उन फूलों को रात के समय ही तोड़ना। वह बीज पाकर और चिड़िया रानी की बात सुनकर महेश बहुत ही खुश हुआ और बोला, तुमने तो मेरी किस्मत ही पलट दी। लेकिन एक बात तो बताओ चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज आखिर तुम्हें कहां से मिला? चिड़िया बोली, यह एक रहस्य की बात है जो मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती, लेकिन समय आने पर यह रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। अब फिलहाल तुम इस बीज को रख लो और अपने जीवन को खुशहाल बना लो। महेश ने भी चिड़िया को सच्चाई बताने के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला और बोला, तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया रानी, जो मेरे बारे में तुमने इतना सोचा। अब मैं चलता हूं,
तुम्हारे इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बीज की यह खासियत तुम किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसीलिए यह भेद तुम्हें सिर्फ अपने तक ही रखना है। इसके बाद महेश अपने घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि आखिर मैं इस बीज को कहां पर गाड़ूं? अगर घर के बाहर गाड़ दिया तो पेड़ के बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को इसकी खासियत पता लग जाएगी और लोग सारे फूल तोड़कर ले जाएंगे। मेरे घर के अलावा मेरे पास कोई ऐसी सुरक्षित जगह भी नहीं है जहां पर मैं उस पेड़ को लोगों की नजरों से बचाकर रख सकूं। अब मैं इस बीज को कहां लगाऊं? महेश उस बीज को लगाने के लिए सही जगह के बारे में काफी देर तक सोचता रहा। वह सोचने लगा, अगर यह पेड़ एक बार उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी भर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे राजा ही मुझे इन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं इस बीज को शाही बगीचे में ही बो दूं। वहीं पर यह सुरक्षित भी रहेगा और साथ ही महाराज मुझसे यह अनमोल पेड़ पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे, साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। अगले दिन जब महेश शाही बगीचे में पहुंचा, उसने एक सही जगह देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा कि तभी उसे बगीचे के प्रमुख माली चंद्रपाल ने देख लिया और बोला, अरे मूर्ख महेश, तू यहां पर क्या कर रहा है? महेश बोला, हुजूर, मैं यहां पर एक बहुत ही खास तरह के फूलों के लिए पेड़ का बीज बो रहा हूं। उसने अपने प्रमुख माली चंद्रपाल को उस बीज से बनने वाले पेड़ और उसके फूलों की सारी खासियत बता दी। सब कुछ जानने के बाद चंद्रपाल की आंखों में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर इसकी बात सच निकली तो यह बीज अनमोल है और महाराज इसके बदले में मुझे लाखों सोने की मुद्राएं दे सकते हैं। क्यों ना 1 महीने तक इंतजार करके देखा जाए कि इसका नतीजा क्या है। हुजूर, क्या मैं इस बीज को यहां पर बो दूं? इस पर उगने वाले फूलों से जो भी आमदनी होगी उसमें मैं आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। चंद्रपाल बोला, ठीक है, तुम इसे बो सकते हो, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें यह चमत्कारी बीज कहां से मिला? और तब महेश ने उसे बताया, हुजूर, मुझे यह एक चिड़िया ने दिया है। इसके बाद महेश ने चिड़िया के बारे में सब कुछ चंद्रपाल को बता दिया और फिर महेश अपने कामों में जुट गया। चंद्रपाल भी अपने काम में लग गया, लेकिन उस दिन से चंद्रपाल महेश से बहुत ही अच्छे ढंग से पेश आने लगा। एक एक करके दिन बीतने लगे। इस दौरान उस बीज में से अंकुर फूटा और धीरे धीरे 30 दिन में उस पौधे ने एक विशालकाय पेड़ का रूप धारण कर लिया। उस दिन महेश और चंद्रपाल दिन भर अपने अपने कामों में जुटे रहे और फिर जैसे ही शाम हुई, सूरज डूबा। राजमहल और उसके आसपास का वातावरण एक मनमोहक खुशबू से महक उठा। महेश ने कहा, देखिए हुजूर, उस पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। वाह महेश, कितनी मनमोहक खुशबू है इन फूलों की। मैं अपने आप को बहुत ही तरोताजा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह फूल सचमुच चमत्कारी है। और तब महेश खुशी से झूमता हुआ फूलों को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी प्रमुख माली चंद्रपाल जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को, आज यह रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सुनते ही महेश एकदम घबरा गया और बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और तुरंत महेश को पकड़ लिया। चंद्रपाल बोला, आज मुझे विश्वास हो गया कि फूलों की जो चोरियां होती रही है वह भी तुमने ही की है। नहीं हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह पेड़ मेरा है, इसके फूलों का हकदार सिर्फ मैं हूं। हां, पहले मैंने जो भी फूल बाग से तोड़े थे वह सब चंद्रपाल जी की अनुमति लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको अदा की थी। चंद्रपाल चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख, एक तो चोरी करता है,
ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग के पेड़ को तू अपना पेड़ बता रहा है। और फिर सैनिकों ने महेश की पिटाई शुरू कर दी। तब चंद्रपाल ने उस पर हमदर्दी जताते हुए कहा, बस बस, रहने दो सैनिकों, इसकी बहुत खातिरदारी हो गई, अब इसे छोड़ दो। बेचारा महेश सब कुछ जानता और समझता हुआ भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। वह अपने घर की तरफ चल दिया। सैनिकों के जाने के बाद चंद्रपाल ने जमीन पर बिखरे हुए उन फूलों को इकट्ठा किया जो महेश ने पेड़ से तोड़े थे। और तब चंद्रपाल सोचने लगा, अब इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम भी पाऊंगा। इधर महेश सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा। उसने रोते रोते सारा किस्सा उसे कह सुनाया। चिड़िया बोली, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महेश, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन फूलों की खासियत तुम किसी को मत बताना। तुम सच कहती हो चिड़िया रानी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने चंद्रपाल पर विश्वास कर लिया। चिड़िया बोली, खैर तुम चिंता मत करो, अपने घर जाओ, भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और फिर चिड़िया से विदा लेकर महेश उदास मन से अपने घर चला गया। दूसरी तरफ चंद्रपाल ने जब उन चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता तैयार किया तो वह सीधा राजा के सामने पहुंचा। बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, चंद्रपाल, आज हमारी शाही बगीचे की तरफ से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों की आ रही है। इनकी खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है और मैं वापस जवानी की तरफ लौट रहा हूं। चंद्रपाल बोला, महाराज, यह अनोखा चमत्कार इन फूलों का है। मैं इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। राजा ने वह गुलदस्ता अपने हाथ में लिया और फिर जैसे ही उसे सूंघा उसका रोम रोम झूम उठा। वह बोला, वाह, तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। चंद्रपाल, ये किस पेड़ के फूल है? इनका नाम क्या है? महाराज, यह फूल यौवन संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य हमेशा जवान और स्वस्थ बना रहता है। राजा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सचमुच? मुझे भी यह पेड़ दिखाओ। चंद्रपाल ने कहा, ठीक है महाराज, इनका प्रभाव तो आप देख ही चुके हैं, चलिए मेरे साथ। और फिर दोनों बगीचे में पहुंच गए जहां पर वह पेड़ लगा हुआ था। राजा ने कहा, बेशक, फूल जितने सुंदर है इनका पेड़ भी उतना ही सुंदर है। चंद्रपाल बोला, महाराज, मैंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इसे उगाया है। इसके फूल सिर्फ रात के समय ही मिलते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। राजा ने पूछा, चंद्रपाल, ऐसा चमत्कारी पेड़ का बीज तुम्हें कहां से मिला? मुझे तो लगता है कि ऐसा पेड़ इस पूरी धरती में कहीं नहीं है। तब चंद्रपाल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर राजा को सुना दी और कहने लगा, महाराज, मुझे इस पेड़ का बीज एक साधु महाराज ने दिया था जो हिमालय से तपस्या करके लौटे थे और मैंने कई दिनों तक उनकी सेवा की। तब खुश होकर उन साधु महाराज ने मुझे यह चमत्कारी बीज दिया था। राजा बोला, चंद्रपाल, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे काबिल आदमी भी है जो तन मन धन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं इनाम में देता हूं। ये रख लो और कल सुबह दरबार में आकर तुम 1000 सोने की मुद्राएं मुझसे और ले जाना। और हां, इस पेड़ का बहुत ही ध्यान रखना। अब तो चंद्रपाल रोज उन फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। राजा फूलों को सूंघता और बहुत ही खुश होता। वह सोचने लगा, इन फूलों से तो दिन प्रतिदिन मेरी कायाकल्प होती जा रही है, मैं बूढ़े से जवान होता जा रहा हूं। उधर बेचारा महेश एक सेठ के यहां पर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा था, जबकि चंद्रपाल दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। आप विधि का विधान देखिए। राजा की पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी इकलौती जवान बेटी राजकुमारी अनीता, जो कि पिछले 6 महीनों से अपने नाना के यहां पर गई हुई थी, एक दिन अचानक वापस लौट आई।
उसे देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, बेटी, तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूं। कहो, तुम्हारे नाना के घर में सब लोग कैसे हैं? राजकुमारी अपने पिता को घूर कर देखने लगी। राजा ने पूछा, क्या हुआ बिटिया? तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? पिताजी, आप पिछले 6 महीने के अंदर अचानक जवान कैसे हो गए? क्या आपके हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है? बिटिया, कुछ ऐसा ही समझ लो। पहले तुम आराम करो, इसके बाद हम इत्मीनान से बातें करेंगे। और फिर इतने दिनों के बाद मिले पिता और पुत्र ने एक साथ भोजन किया, इधर उधर की बातें की। इसी बीच राजकुमारी को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान ही नहीं रहा और न ही राजा ने इस बारे में उसे कुछ बताया। तब महाराज ने कहा, बिटिया, अब रात बहुत हो चुकी है। जी पिताजी, मैं भी बहुत थक चुकी हूं और जोरों से मुझे नींद आ रही है। लेकिन राजकुमारी जैसे ही अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी तो उसे फूलों की खुशबू आने लगी। लेकिन उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सुबह होते ही सबको हैरान और परेशान कर दिया। जब सुबह हुई तो पूरे महल में हंगामा मच चुका था। एक दासी दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया। हमारी राजकुमारी शाही बगीचे में पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी है। ये सुनते ही जैसे राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या कहा? राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई? और फिर सभी लोग बगीचे में जा पहुंचे। उस चमत्कारी पेड़ के पास राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने फूलों को तोड़ने की कोशिश की हो और वह पत्थर की बन गई। कुछ लोगों का कहना था, महाराज, लगता है कि राजकुमारी रात के समय इस चमत्कारी पेड़ के फूल तोड़ने के लिए आई होगी और इसी वजह से वह पत्थर की बन गई। राजा के अलावा महल के सभी नौकर चाकर और प्रमुख माली चंद्रपाल भी वहीं पर मौजूद था और सभी राजकुमारी की यह हालत देखकर आंसू बहा रहे थे। राजा भी अपनी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना देखकर कुछ देर तक आंसू बहाता रहा और विलाप करता रहा। लेकिन फिर अचानक वो क्रोधित हो उठा और बोला, चंद्रपाल, इस पेड़ को तुमने ही लगाया था। अब तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की कैसे बन गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। चंद्रपाल थर थर कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी जान बख्श दीजिए। राजा ने गरजते हुए कहा, तुमने ही यह पेड़ लगाया था, इसलिए तुम ही इसके जादू को जानते हो। अब जल्दी से बताओ कि मेरी बेटी पत्थर की कैसे बन गई। अब चंद्रपाल बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए उसने सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी और कहने लगा, महाराज, मैंने दौलत के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस चमत्कारी पेड़ को मैंने उगाया है। असल में इस पेड़ को उगाने वाला माली महेश था, जिसे मैं यहां से भगा चुका हूं। राजा दांत पीसते हुए बोला, यह तुम क्या बक रहे हो? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कहता हूं। इस पेड़ को महेश ने 2 महीने पहले उगाया था, लेकिन इसके फूलों की खासियत जानकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैंने उसे यहां से भगा दिया। और फिर चंद्रपाल ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। सच्चाई जानकर राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह बोला, धोखेबाज, तूने न सिर्फ महेश को धोखा दिया है, बल्कि मुझसे झूठ बोलकर भी तूने ढेर सारा धन हड़प लिया है। तेरे साथ साथ मैं उस महेश को भी कठोर सजा दूंगा। चंद्रपाल माफी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। लेकिन महाराज ने उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़कर सारे जीवन के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए और उस माली महेश को जल्दी से पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक महेश के घर जा पहुंचे। संयोग की बात है कि महेश उस समय घर पर ही था। सैनिक महेश को राजमहल ले जाने लगे तो रास्ते में चिड़िया रानी ने उन्हें देख लिया। वह सोचने लगी, अरे, ये राजा के सैनिक महेश को क्यों ले जा रहे हैं? इसका क्या कसूर है?
मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर इसका कारण जानना चाहिए। कुछ देर के बाद सैनिकों ने महेश को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कहा, माली महेश, तुमने हमारे शाही बगीचे में एक ऐसा जादुई पेड़ लगाया है जिसे छूते ही मेरी बेटी पत्थर की मूर्ति बन गई। यह सुनकर महेश के होश उड़ गए। वह बोला, पत्थर की मूर्ति? हाँ, अब तुम ये बताओ कि मेरी बेटी फिर से जीवित कैसे हो सकती है? महेश बोला, महाराज, मैंने वह पेड़ लगाया अवश्य था, लेकिन राजकुमारी पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई ये मैं नहीं जानता। राजा बोला, मक्कार, मुझे लगता है तू कोई जादूगर या कोई तांत्रिक है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहां पर चिड़िया रानी आ गई और बोली, ठहरो राजन, इस तरह से जल्दबाजी से काम मत लो। एक चिड़िया को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर राजा कुछ आश्चर्यचकित हुआ और बोला, इस दुष्ट आदमी को मौत की घाट उतारने से तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई? महाराज, मैं सब कुछ जानती हूं और मैं यह भी जानती हूं कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही है।